पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक चिंगारी और मिडिल ईस्ट धू धू कर खाक हो सकता है। क्या है इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट का सूरत हाल? अक्टूबर 2023 से गाजा में इजराइल की जंग चल रही है। दोनों पक्षों को मिलाकर 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान 26 अक्टूबर वाले इजरायली हमले का बदला लेने की बात कर रहा है। उस दिन इजराइल ने ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी। इजराइल ने कहा था कि अगर अब ईरान ने हमला किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। 27 नवंबर को हिजबुल्ला और इजराइल में युद्ध विराम हुआ, लेकिन युद्ध विराम के अगले ही दिन खबर आई कि दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की शर्तें तोड़ दी। ये सब चल ही रहा था कि अब सीरिया से भी खून खराबे की खबर आ गई है। वहां विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये विद्रोही गुट सीरिया और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं पर हमला कर रहे हैं। असद सरकार को ईरान का भी समर्थन हासिल है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की कुछ टुकड़ियां यहां मौजूद हैं। 27 नवंबर को विद्रोही गुटों के हमले में IRGC के एक सीनियर कमांडर की मौत भी हो गई। इससे ईरान भड़का हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सीरिया में भी किसी बड़ी जंग का आगाज होने वाला है? तो आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। जानेंगे कि सीरिया में हुए हमले की पूरी कहानी क्या है, सीरिया में अब इस वक्त क्या चल रहा है और क्या बशर अल असद की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। हमेशा की तरह पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सीरिया मिडिल ईस्ट में पड़ता है। इसकी सीमा तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान से लगती है। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। सीरिया की राजधानी दिमिश्क है। नई दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। सीरिया की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। 90% लोग यहाँ पर मुसलमान हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी है। करेंसी का नाम सीरियन पौंड है। सीरिया में इस वक्त किसकी सरकार है, वहां चल क्या रहा है? तो साल 2000 से बशर अल असद राष्ट्रपति हैं। 2011 में यहाँ सिविल वॉर शुरू हुआ था जो अब तक चल रहा है। सीरिया के कई इलाकों पर विद्रोही गुटों का कब्जा है। वो असद सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे हमले करते रहते हैं। इसका तिया पाचा समझने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की हार हुई। 1918 में अरब और ब्रिटिश सेनाओं ने दिमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिससे 400 बरस पुराना ऑटोमन शासन समाप्त हो गया। इसके बाद सीरिया को फ्रांस का मैंडेट बना दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सीरिया आजाद हो गया। फिर आया साल 1970। हाफिज अल असद ने सीरिया की सत्ता हड़प ली। वो शिया मुस्लिम थे। शिया सीरिया में अल्पसंख्यक हैं। हाफिज अल असद का एक और लिंक था, बाथ पार्टी से। बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण। इनका मकसद था मुस्लिम देशों को एकजुट करना। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का संबंध भी इसी पार्टी से था। हाफिज ने 30 साल तक सीरिया पर शासन किया। उनका कार्यकाल निरंकुशता की मिसाल था। आतंकी संगठनों को सपोर्ट करना और विद्रोहियों का नरसंहार उनका पसंदीदा काम था। 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई। फिर सत्ता आई उनके बेटे बशर अल असद के पास, और सन 2000 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हल्की सी उम्मीद जागी, क्योंकि बशर अल असद लंदन से मेडिकल की पढ़ाई करके लौटे थे। पेशे से डॉक्टर थे। लोगों को लगा विदेश से लौटा पढ़ा लिखा लड़का उदार होगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। लेकिन ये सब कोरी कल्पना साबित हुई। बशर ने अपने पिता की परंपरा कायम रखी। उन्होंने भी निरंकुशता का रास्ता अपनाया। सीरिया में सत्ता बदल गई थी, लेकिन लोगों की किस्मत वैसी की वैसी रही। फिर आया साल 2010। इस साल दिसंबर में ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की नियति बदल कर रख दी। क्या हुआ था इस महीने? ट्यूनीशिया में नगर निगम के अधिकारियों ने मोहम्मद बजीजी नाम के दुकानदार का ठेला जब्त कर लिया। जब वो उसे छुड़ाने दफ्तर गया, उसको बुरी तरह से धुतकारा गया। गुस्से में उसने खुद को आग लगा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट शुरू हुए। प्रोटेस्ट के बीच 23 सालों से सत्ता में काबिज तानाशाह बेन अली सपरिवार देश छोड़कर भागे। इसके बाद नंबर आया इजिप्ट का। वहां 30 वर्षों से जमे होस्न मुबारक को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मुर्सी चुनाव जीतकर इजिप्ट के पहले राष्ट्रपति बने। इसी तरह मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी बवाल शुरू हुआ।
निरंकुश तानाशाही के खिलाफ ये चिंगारी सीरिया भी पहुंची। मार्च 2011 में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने असद सरकार का खुलकर विरोध करना शुरू किया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कुछ को गिरफ्तार किया, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा। पुलिस ने विरोध को जितना दबाने की कोशिश की, उतनी ही तेजी से या उतनी ही रफ्तार से इसकी लहर फैली। बशर अल असद को सत्ता गंवाने का डर था। वो इसे रोकने के लिए भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। असद ने सेना उतार दी, उन्हें हिंसा की खुली छूट दे दी। अगले दिन जब लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने आए, उनका सामना ऑटोमेटिक हथियारों और टैंकों से हुआ। निहत्थे लोगों को बेरहमी से मारा गया। ये देखकर सेना के एक गुट ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सरकारी नौकरी को दुत्कार दिया और प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए। उन्होंने बनाई फ्री सीरियन आर्मी FSA और वे असद सरकार से भिड़ गए। यहाँ से सीरिया में हिंसक टकराव की शुरुआत हुई। FSA को जल्दी ही विदेशी समर्थन मिलने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने विद्रोहियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने भी मदद भेजी, लेकिन उनका सहयोग धार्मिक आधार पर था। असद परिवार का ताल्लुक शिया अलावी संप्रदाय से है। अलावी सीरिया में अल्पसंख्यक है, इसलिए सुन्नी देशों को ये वर्चस्व खलता है। जब सुन्नी देशों ने विद्रोहियों को समर्थन दिया, तब असद के समर्थन में शिया देश आए। ईरान ने पैसों और हथियारों से मदद की, जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह गुट के अपने लड़ाके उतार दिए। रूस सीरिया का पुराना दोस्त रहा है, उसने भी असद सरकार को समर्थन दे दिया। सीरिया बहुत सारे बाहरी हितों का युद्ध क्षेत्र बन गया। एक पावर वैक्यूम बन रहा था। इसका फायदा उठाया इस्लामिक स्टेट यानी IS ने। यह अभी तक इराक में अपने पैर जमा रहा था। जब उसे पड़ोसी सीरिया में खाली जमीन मिली, उसने वहां भी अपना झंडा गाड़ दिया। इराक के मौसूल से लेकर सीरिया में रक्का तक इस्लामिक स्टेट का राज हो गया। 2014 में IS ने रक्का को अपना राजधानी बना दिया और 2019 में अमेरिका ने IS के सरगना अबू बकर अल बगदादी को सीरिया में ही मारा था। अब सीरिया में IS का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। इन सब के अलावा सीरिया में एक चौथा गुट भी है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF। ये कुर्द और अरब विद्रोहियों का मोर्चा है। इन्होंने IS से अपनी जमीन बचाने की लड़ाई शुरू की थी। अब इन्हें तुर्की से लड़ना पड़ रहा है। दरअसल तुर्की इन्हें आतंकवादी मानता है और उनके खिलाफ हवाई हमले करता रहता है। इस समय सीरिया का कितना हिस्सा किस किस के कंट्रोल में है, ये समझते हैं। सीरिया सरकार के कंट्रोल में लगभग 63 यानी 63% हिस्सा है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF लगभग 25% इलाके में कंट्रोल करती है। वहीं विद्रोही गुट जैसे फ्री सीरियन आर्मी, हयात तहरीर अल शम और जैसे संगठन मिलकर 11% इलाके पर कंट्रोल रखते हैं। 27 नवंबर वाला हमला HTS ने ही किया था। हमले के बाद HTS के एक लड़ाके अबू मोहम्मद ने कहा, हम अपनी जमीन वापस लेंगे, इस जालिम हुकूमत से अपने देश को आजाद करवाएंगे। सुनिए। أنا مهجم بالتلمنس من 5 سنوات. الحمد لله الله سبحانه وتعالى فتح علينا بالمعارك وشاركت بالمعارك وإن شاء الله راح نرجع الأرض وراح نرجع بلادنا اللي أخذوها منا النظام المجرم. وإن شاء الله مستمرين على الطريق ونحن ندعي لأخواننا الشباب القاعدين في البيوت يطلعوا يساعدونا وإن شاء الله راح نرجع البلد. अब सवाल ये है कि यह हमला हुआ कैसे? हमला सीरिया के शहर अलेप्पो के बाहरी इलाके में हुआ। HTS के लड़ाकों ने सीरिया आर्मी, हिजबुल्लाह और IRGC के सैन्य अड्डों पर हमला किया। इस भिड़ंत में कुल 200 लड़ाके मारे गए। इसमें सीरियन आर्मी के कितने लोग हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई। हमले ड्रोन और पैदल सैनिकों के जरिए किए गए। इस हमले से HTS और दूसरे विद्रोही ग्रुप को बढ़त मिली है। इस हमले के बाद ये गुट अलेप्पो शहर के 10 किलोमीटर और अंदर तक घुसने में कामयाब हुआ है। HTS का दावा है कि उसने इस हमले से सीरिया के 40 इलाके जीत लिए हैं। इनमें कुछ शहर और ज़्यादातर गांव शामिल है। खबर यह है कि एक हवाई अड्डे पर भी उनका कब्जा हो गया है। इस हमले के जवाब में रूस ने HTS और दूसरे विद्रोही गुटों पर हमले किए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 19 आम नागरिक मारे गए। इदलिब शहर में भी लड़ाई की खबर है। यहाँ पूरी तरह विद्रोही गुटों का कब्जा है। यहाँ 40 लाख लोग रहते हैं। इस शहर में खाने पीने और दूसरी बुनियादी ज़रूरतों की कमी है। सीरिया की सरकार यहाँ तक ये सप्लाई नहीं पहुँचने देती। ये तो हुई हमले की कहानी। अब समझिए कि विद्रोही गुटों को सीरिया में बढ़त क्यों मिल रही है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली तो ये कि हिजबुल्लाह असद सरकार का कट्टर समर्थक है। उसने अपने फाइटर यहाँ तैनात किए हुए हैं ताकि विद्रोही गुट आगे नहीं बढ़ सके या नहीं बढ़ पाए। लेकिन गाजा जंग के बाद हिजबुल्लाह का शिफ्ट बदला है। वो लेबनान में अपनी जंग लड़ने में व्यस्त है। पिछले 2 महीने में इजराइल ने हसन नसरल्लाह समेत उसके टॉप कमांडर्स की भी हत्या कर दी है। इसलिए विद्रोही गुट इसका फायदा उठाकर सीरिया की सेना पर हमले कर रहे हैं। दूसरी वजह रूस है। वो भी यूक्रेन में अपनी जंग लड़ने में व्यस्त है।
बाइडेन की चुनाव में हार के बाद ये जंग और तेज हो गई। यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस में हमले कर रहा है। सीरिया के विद्रोही गुट इसका भी फायदा उठा रहे हैं। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ कि सीरिया में विद्रोही गुट आगे बढ़ रहे हैं। क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वो सीरिया की सेना को हरा दे? क्या विद्रोही गुट इतने ताकतवर हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 2-3 चीजें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ये कि बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है या रेजिम है वो मिलिटरीली वीक है, क्योंकि इतने दिन से सिविल वॉर की वजह से वहाँ उनकी ताकत जो है वो कम हो गई है। और उनके जो सपोर्टर्स हैं रशिया, ईरान और हिजबुल्ला, तीनों एक तरह से अलग अलग वॉर में इन्वॉल्व हैं, जिसका मतलब है कि वो सीरिया पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी दुविधा की स्थिति तो है बशर अल असद गवर्नमेंट के लिए, लेकिन कुछ भी कहना कि हाँ जो रेबल ग्रुप हैं वो बशर अल असद गवर्नमेंट को, रिजीम को हरा देंगे, मिलिट्री को हरा देंगे, वो कहना थोड़ा अभी प्री मैच्योर होगा मेरे ख्याल से। विद्रोही गुटों की मांग क्या है? वो सीरिया की आर्मी पर हमले आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा है पिछले 10 से 15 साल से, उसमें जो विद्रोही हैं उनकी बेसिकली 2 मांग है। एक तो ये कि बशर अल असद गवर्नमेंट को वो गिराना चाहते हैं, जो सीरियन रेजिम है, असद रेजिम है, वो उनको गिराना चाहते हैं। दूसरे ये कि एक कंप्लीट पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, जिसमें सीरिया के जो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्पेशली सीरिया के जो सुन्नी ग्रुप्स हैं, सीरिया में जो कर्दिश ग्रुप्स हैं और भी दूसरे ग्रुप्स हैं, वो सब मिलके एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम का क्रिएट करना चाहते हैं। और उसमें ऐसे रेडिकल ग्रुप्स भी हैं जो एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट या इस्लामिक स्टेट की को सीरिया को चेंज करना चाहते हैं। तो कई सारे ग्रुप्स हैं जो सीरिया को, उनकी सबसे पहली जो मांग है वो ये कि बशर अल असद गवर्नमेंट ने अपनी लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है और वो एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार है जिसने अपने ही लोगों का ब्लड शेड किया है, तो उसको वो हटाना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक डिमांड है, फंडामेंटल डिमांड। अब सीरिया में चल रही सिविल वॉर की तीव्रता क्या बढ़ सकती है? जी, एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो ये रेबल ग्रुप हैं जिन्होंने अभी अपनी अटैक को इंटेंसिफाई किया है, तेज किया है, वो भी ये चीज देख के ही एक मौका उनके लिए है, एक अपॉर्चुनिटी है कि जब रूस एक तरह से पूरी तरह यूक्रेन में मशगूल है, लेबनान, हालांकि एक सीज फायर अभी हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में, लेकिन लेबनान में अभी सिचुएशन काफी वोलेटाइल है और हिजबुल्लाह के भी काफी सारे लीडर्स और सोल्जर्स इजरायली अटैक्स में मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि हिजबुल्लाह भी काफी वीकेंड हो चुका है मिलिटरीली भी और उसके एक तरह से कहें तो स्ट्रेंथ में भी। ईरान भी बहुत ही अच्छी पोजीशन में नहीं है, हालांकि ईरान भी एक सीरिया का मेन सपोर्टर है, सीरियन गवर्नमेंट का, सीरियन रेजिम का। और अगर इंटेंसिफाई होती है वॉर, सिविल वॉर सीरिया में, तो ईरान फिर से एक तरह से और ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है सीरिया में, लेकिन उसके लिए वो और फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा इजराइल और ईरान के बीच में। तो हम ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं जैसे जो सीरिया के लिए और सीरिया के लोगों के लिए, सीरिया के गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों का रुख कर लेते हैं। पहली सुर्खी मिडिल ईस्ट से ही है। 27 नवंबर को ही इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ था और इसके दूसरे ही दिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। लेबनान की सेना का आरोप है कि 27 और 28 नवंबर को इजराइल ने कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। वहीं इजराइल की सेना ने पहले हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया और उसके कुछ ही घंटों बाद जवाबी हमले के तौर पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला भी कर दिया। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने इस पर कहा कि शांति का जवाब शांति से और आग का जवाब आग से दिया जाएगा। The IDF is operating determinedly to any violation of the ceasefire. Fire will be met by fire, peace will be met by peace. युद्ध विराम समझौते की शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली सेना दोनों को ही 60 दिनों में धीरे धीरे दक्षिणी लेबनान से हटना होगा। इसके बाद लेबनानी सेना और यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स पूरे इलाके में तैनात की जाएगी।
अगली सुर्खी जान लेते हैं जो रूस से आई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के शहर डिनिप्रो पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जब यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि ये ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। ICBM एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है। इस तरह की मिसाइल का इस जंग में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। जब रूस पर ICBM इस्तेमाल करने का आरोप लगा तो पुतिन ने इसे खारिज किया, कहा कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल थी, माने उससे कम खतरनाक। पुतिन ने इस मिसाइल का तब नाम भी बताया था ओरेशनिक। अब पुतिन ने यह भी धमकी दी है कि वो ओरेशनिक का इस्तेमाल कीव की जो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स है उस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. ओरेशनिक मिसाइल का नाम आया है तो इसके बारे में भी बताते चलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर हमले में भी किया जा सकता है। रूस इस हथियार को जंग के मैदान में ऐसे वक्त पर ले आया है जब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु नीति में बदलाव कर न्यूक्लियर हमले को आसान भी बना दिया है और पुतिन बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी भी देते रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि एक ही लोकेशन पर बार बार हमला करने पर ओरेशनिक मिसाइल भी न्यूक्लियर हमले जैसा असर दिखा सकती है। Если применять его в несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать 2, 3, 4 комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку оно является высокоточным, и не оснащено ядерным взрывным устройством. अब तीसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं जो चीन से है। ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने चीन के रक्षा मंत्री को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। पिछले 2 साल में ये तीसरी बार है जब चीन के किसी रक्षा मंत्री के खिलाफ इस तरह की जांच शुरू हुई है। डोंग जून से पहले पद संभालने वाले पिछले 2 लोगों के साथ क्या हुआ था, पॉइंट्स में समझते हैं। डॉन जून के पहले ली शांगफू चीन के रक्षा मंत्री थे। उनको 7 महीने के कार्यकाल के बाद अक्टूबर 2023 में पद से हटा दिया गया। इसके 2 महीने पहले से ही वो गायब थे। जून 2024 में उन्हें रिश्वतखोरी और कई अन्य आरोपों में कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। ली शांगफू के पहले वे फेंघी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो 2018 से 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री थे। सितंबर 2023 में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू हुई, तब उन्हें पद से रिटायर हुए 6 महीने हो चुके थे। उनको भी ली के साथ जून 2024 में पार्टी से निकाल दिया गया। आपको ऐसे अलग अलग तमाम नाम चीन की राजनीति में मिलेंगे। सबके साथ चीन की सरकार का बर्ताव कमोवेश एक जैसा दिखता है। सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि जिस किसी की भी शख्स को सरकार कथित तौर पर टारगेट करती है, वो एक दिन अचानक गायब होता है। पहले बताया जाता है कि वो बीमार है, फिर पता चलता है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई है। कुछ केसेस में खबर आती है कि उन्हें सजा मिली, कुछ केसेस में तो कोई खबर आती ही नहीं। कुछ बड़े नामों पर गौर कर लीजिए, जैसे चेंग गांग, ये चीन के विदेश मंत्री थे, जून 2023 से लापता हैं। हूं जुताओ, चीन के पूर्व राष्ट्रपति, अक्टूबर 2023 से लापता है। गुओ गुआंगचांग, ये चीन के उद्योगपति और इन्वेस्टर है, 2015 से गायब है। ली युचाओ, चीनी सेना के कमांडर थे, अगस्त 2023 से गायब है। डोंग जून को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। एक प्रेस ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट महज शैडो चीजिंग है, माने हवा में तीर चलाने जैसा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।